नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। रिमझिम दूसरी कक्षा के लिए जो आपका पूरा कोर्स है हम इस अकेले सिंगल वीडियो में कराएंगे। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और बाकी 1 to 5 के सभी हम करा चुके हैं, वो वीडियोस में आप देख सकते हैं। और यदि ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है ऊंट चला करके। तो इस कविता में जो है ऊंट चला में कवि ने एक ऊंट के क्रियाकलापों के बारे में बताया है कि कवि कहता है कि ऊंचा ऊंचा ऊंट जो होता है वो हिलता डुलता चला जा रहा है, ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला जा रहा है। ऊंट बोझ लेकर बालू भी जो है वो चल सकता है, बालू में भी चल सकता है। तो कवि कहता है कि ऊंट जो है वो थक कर बैठेगा तो ये किस करवट बैठेगा ये भी किसी को जो है वो नहीं मालूम है। इस चैप्टर में केवल इतना है। लास्ट में लिखा है ना कि थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट, इस तरीके से। तो ये किसी को भी नहीं पता है। अगली क्लास है आपका अगला जो चैप्टर है भालू ने खेली फुटबॉल करके। इसमें जो है ये बताया गया है कि एक भालू है, सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा कोहरा था, एक शेर का बच्चा सिमट करके गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे जो है वो सोया हुआ था। ये पेड़ है जामुन का, इसके नीचे ये देखिए गोल मटोल करके शेर का बच्चा सोया हुआ है। और भालू साहब सैर पर जो है वो निकले हुए थे, लेकिन पछता रहे थे, ठंडी लग रही थी ना इसलिए। तो तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे इस पे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, अच्छा ये तो फुटबॉल है, उसने सोचा, तो चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। पर आंव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब ये उछला सीधे पेड़ पर लटक गया। अब हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल जो है उसने पकड़ ली, मगर डाल जो है वो गई टूट। भालू साहब जल्द ही मामला समझ गया, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को उसने लपक लिया, बचा लिया। अब अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था, मतलब उछालने के लिए कह रहा था। तो ये फिर भालू दादा ने उछाला, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू जो है थक करके जो है वो परेशान हो गया था। जब 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया कि भैया कहाँ मैं आफत में फंस गया। जब भाग गया तो अब की बार शेर का जो बच्चा है वो धड़ाम से जमीन पर आकर के गिरा, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, उसी का था ना बगीचा। दाल तोड़ दी तुमने मेरे पेड़ की, लाओ हरजाना, शेर के बच्चे ने कहा। जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के यहाँ से आते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। बढ़ते हैं, हमारी अगली कविता टाइप से है म्याऊं म्याऊं करके। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्यों के संग, ये इसमें बताया गया है म्याऊं म्याऊं। इसमें बताया गया है कि कवि ने जो है बताया कि एक छोटी बच्ची के मन में चूहिया के प्रति जो डर है उसका वर्णन किया गया है कि सोई सोई एक रात। क्यों डर चूहिया से बना, क्योंकि चूहिया ने एक रात उसके सोते हुए नाक पर जो है वो चुटकी काट ली थी। तो इस चक्कर में वो रोई भी थी, लड़की छोटी थी। तो जैसे इसको चूहिया देखने को मिलती, ये चूहिया देखे नीचे है, वो लड़की है, तो ये डर के जो है वो कांपने लगती थी। देखा नीचे की, सचमुच वो चूहिया से बहुत डर गई और उसको सूझा नहीं। तो वो क्या करे, तो फिर उस चूहिया को डराने की उसने तरकीब ये सोची कि वो चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज में म्याऊं म्याऊं करेगी। तो ये यहाँ पर म्याऊं म्याऊं करके डराती है और ये देखो चूहा जो है वो भाग जाता है। समझ गए, अच्छी सी कहानी थी। अगला चैप्टर है आपका अधिक बलवान कौन करके। अब यहाँ पर जो चैप्टर है अधिक बलवान कौन, इसमें ये बताया गया है कि हवा और सूरज में कौन ज्यादा बलवान है। हवा और सूरज की बहस के बारे में बताया गया है। तो दोनों बहस करने लगे, मैं बलवान हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, एक आदमी हमने देखा है, इसका कोट जो उतरवा देगा वो जो है, मान लीजिए कि उसमें ज्यादा दम है। तो भैया दोनों ने अपनी अपनी लगाई भिड़ंत। हवा ने सबसे पहले अपनी ताकत दिखाई और खूब तेज हवा चली, आदमी की टोपी भैया उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर पे लपेट रखा था, तो जल्दी जल्दी से कोट के बटन उसने बंद कर लिए और तेज हवा चलने लगी। पर आदमी गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही था। अब हवा थक गई। अब बारी आई सूरज की। सूरज ने अपनी तपती गर्मी बढ़ाई और क्या हुआ भैया, सूरज की गर्मी जैसे बढ़ी, आदमी ने क्या कर दिया, कोट उतार दिया। और यही है, सूरज को नमस्कार किया, कहा मान गए भैया तुम्हारी ताकत को। अगली कहानी है दोस्त की मदद। चैप्टर नंबर 5, दोस्त की मदद। इसमें बताया गया है कि किसी तालाब में कछुआ रहता था और तालाब के पास जो मांद होता है उसमें रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई थी। ये जो है भैया कछुआ भैया हैं, ये लोमड़ी है, इनकी हो गई थी आपस में दोस्ती। एक दिन हुआ क्या, तालाब के किनारे वो बातें कर रहे थे, एक तेंदुआ वहां पर जो है आ गया। अब दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो भैया फटाफट भाग के निकल गई अपने मांद में,
पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में ही उसके पास तक पहुंच गया। अब कछुए को कहीं छुपने का मौका न मिला तो तेंदुए ने क्या किया, कछुए को मुंह में पकड़ लिया, उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांत और नाखून का पूरा जोर लगाया उसने, तेंदुए ने कछुए की इतनी सख्त खोल होता है ना, खरोच तक उस पर नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से ये सब देख रही थी। उसने कछुए के बचाव की तरकीब सोची। उसने मान से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए की खाल को तोड़ने का मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहे तो देख लो ऐसा आजमा करके। अब तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। कछुआ भैया जैसे पानी में फेंका, कछुआ भैया अपना तैरता हुआ निकल गया, बच गया कछुआ। तो ये थी तरकीब, तो ये थी आपकी दोस्त की मदद। अगला देखते हैं, बहुत हुआ। चैप्टर का नाम अगला क्या है, बहुत हुआ। अब यहाँ पर कविता टाइप से दी गई है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो वही कहा जा रहा है कि वर्षा के कारण बच्चों को खेलने में दिक्कत होती ना, तो बादल भैया कह रहे हैं कि पानी बरसना बंद कर दो। घर के जो चूने हैं, पानी जब चूता है ना घर के बीच दीवारों से इस तरीके से, तो उससे हम सबको नानी जो है वो याद आ गई है। नानी असली में नहीं याद आ गई, कहते हैं ना जब सबक सीख जाता है इंसान तो नानी याद आ जाती है, वो वाला। हम कहाँ जाएं, कहाँ खेलें, चारों तरफ कीचड़ है, पानी है, घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजरे में बंद जो है वो एकदम तोते की तरह हो गई है। घर में जैसे बंद रहते हैं ना, बच्चे जो है सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं, जल्दी से भैया धूप खिला दो। बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटाने की दुआ करें। बस इतना है इसमें। अगला चैप्टर आपका है मेरी किताब। मेरी किताब के अंतर्गत आपको ये बताया गया है एक कहानी के रूप में कि माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज में से ठिठक गई। क्यों? क्योंकि जो वहां पर किताबें बहुत ढेर सारी थी। तो ये पूछती, मौसी क्या मेरे लिए भी किताबें हैं? कहती, हाँ, ये खाना आपका है, इसमें से आप किताबें ले लो। इतनी ढेर सारी किताबें मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है, तो तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने ऐसा कहा। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अच्छी लगती हैं? तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने कहा, एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी किताब है। तो मौसी ने कहा, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। तो वीरू कहती, ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो मौसी ने कहा, एक तीसरी किताब दिखाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं, ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, मुझे तो वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आना तब अपने साथ एक फुट्टा जो है वो लेती आना। वीरू ने कहा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम इतनी मोटी किताब चाहिए, तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना? तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो ये जो फुट्टा वर्ड यूज किया गया ना, ये माप तौल के लिए। उनका ना मोटी है, पतली है, लंबी चौड़ी, तो कह रहा है सीधे नाप के तुम खरीद लेना। अगला चैप्टर है हमारा तितली और कली करके। तितली और कली करके इसमें ये बताया गया है कि कैसे पक्षियों की पहचान होती है। जैसे बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जो चिड़िया काफी तेज आवाज में बोलती है। नहीं, उसकी तो उसके बाद आएगा। इसमें ये बताया गया कि पौधे की हरी डाल जो है उस पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई है। और इसमें तितली आकर के बोली, कली के पास आकर के बोला कि तुम बहुत सुंदर जो है मुझे लग रही हो, तुम जागो, अपनी आंखें खोलो, हमारे साथ खेलो, अपनी जो सुगंध है वो गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर जो कली है वो छिटक करके खिल उठी। ये जैसे हम देख रहे हैं ना, कली छिटक करके खिल उठी। तो तुरंत खेल की सुनकर बात हवा के लगे भागने तितली छूने उसे लगी। मतलब जैसे वो खिल गई कली, तो तुरंत कली को खिलता देख तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। बस इतना सा है इसमें। लगभग हमने आधे चैप्टर देख लिए, 9वें चैप्टर पर आ गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम समय में, क्योंकि आज कल परसों किसी ना किसी का पेपर होगा, तो कम से कम समय में आपको चीजें दे सकें। बस लाइक शेयर करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9वां, बुलबुल। बुलबुल चैप्टर का नाम है। इसमें क्या बताया गया है कि क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? इसमें बस एक चीज सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका यह है कि चिड़िया तेज आवाज में बोलती है। उसकी पूंछ को देखोगे तो यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो ये चिड़िया बुलबुल है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा रंग है, लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ भी यहाँ से कलर करके पूछ सकता है। और जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, तो दूसरा कलर यहाँ याद रखना है। पूंछ के नीचे वाली जगह लाल और पूंछ के सिरे का भाग जो होता है वो सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। देख रहे हैं साइड में पिक्चर भी,
सिर का रंग देखिए काला टाइप का है, बाकी शरीर भूरा टाइप का। बुलबुल जो होता है वो ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग का कलंगी होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम सिपाही बुलबुल जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है आप बुलबुल की, ऐसे बन सकता है। तो एक सर पर जिसके कलंगी होता है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बाकी बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े जो है वो खा करती है और हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेतों पर बुलबुल आपको काफी जोर से हमला करती है। घोंसला कहाँ बनाती है? तो सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से जो है ये घोंसला अपना बनाती है। दिखता कैसा है ये? तो सुंदर कटोरे जैसा घोंसला बुलबुल का दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। 2 या 3 अंडे देती है एक बार में। और अंडों पर लिखा भी है, ध्यान से देखोगे तो कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां भी आपको जो है वो दिखाई देती हैं। तो इस चैप्टर में काफी कुछ अच्छा था, याद करने वाला था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला चैप्टर है आपका मीठी सारंगी। चैप्टर का नाम मीठी सारंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज, सारंगी वालों के बजानों की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की बातें सुन रहा था। मन ही मन वो कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। ये देख रहे हैं भोला है या ऐसे माथे पर अपने रखा हुआ है, बाकी सब खुश हैं। भोला कह रहे हैं नहीं भैया मजा नहीं आया। आगे कि थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे तक जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बात सुनकर भोला मनी मन झुलझुलाया और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी तो इसलिए लोग जो है वो घर चले गए। घर नहीं गए, वो वहीं चौपाल में सो गए। घर जो है वो नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख करके सो गया। और भोला को भैया चैन नहीं आ रहा था। नींद में खर्राटे जब लोग ले रहे थे तो वो चुपके से उठकर सारंगी उठा ली उसने और ऊपर से खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा स्वाद देखने के लिए मीठा है कि नहीं। तो उसने देखा कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगों की खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। ये देखिए पिक्चर देखेंगे तो और आपको अच्छे से दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब वो लोगों को बेवकूफी पर बहुत ही झुझलाया। अब की बार उसने सारंगी जो है उसको गांव से बाहर दूर ले जाकर के फेंक दिया। अब ये लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप जो है वो सो गया। सवेरा जब हुआ सारंगी अपनी जगह नहीं मिली। सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका, उससे गुस्से से बोला क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरीके से चाटा था, उसमें जरा भी मीठापन नहीं था। तुम सब लोग इतने झूठेबाज हो, बाबा जी की खुशामद करते रहते हो। पर सारंगी लोगों ने पूछा है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। तो जैसे सिर पीट लिया है ना, तो उसका मुहावरा पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कहानी थी हमारी मीठी सारंगी। अगला है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू मतलब होता है आंसू बहाने वाला होता है ना। तो इस कहानी में बताया गया है कि टेसू जो राजा हैं वो बाजार में अनार ले रहे थे और प्रश्न करते हैं कि अनार में जो है वो कितने दाने हैं। तो जितने हो कंबल में खाने। तो उनको ये उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने होते हैं उतने अनार में दाने होते हैं। तो कंबल में कितने खाने होते हैं? अब उसका भला भेड़ क्यों बताने लगी? तो इनका अगला क्वेश्चन, एक झुंड में भेड़ कितनी? तो एक पेड़, उत्तर क्या मिला? एक पेड़ पर जितनी पत्ती होती हैं उतने जो है एक झुंड में भेड़ें होती हैं। फिर से ये प्रश्न करते हैं एक पेड़ पर कितने जो है वो पत्ते होते हैं? तो उत्तर क्या मिलता है? जितने गोपी के घर लत्ते, लत्ते मतलब कपड़े, मतलब जितने गोपी के घर कपड़े हैं उतने पेड़ पर पत्ते। अगला फिर से क्वेश्चन कि गोपी के घर कितने जो कपड़े हैं? तो कहते हैं कलकत्ते में कुत्ते जितने। फिर निष्कर्ष आखिरी में निकलता है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार है और मुझे भी 4 अनार दे दो टेसू राजा, ये कह करके जो है ये कह रहे हैं। तो ये कहानी पोयम थी, आपकी कविता थी, इसमें कुछ प्रश्न थे, कुछ आंसर थे, इनको आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर है आपका बस के नीचे बाग।
अगला चैप्टर बस के नीचे बाघ। अब यहाँ पर तेंदुए की खबर, बाघ का बच्चा, दोनों चीजें इसी के अंदर चैप्टर में दे रखी हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। सड़क पर एक बस खड़ी हुई थी। अब छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला हुआ है। तो छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है तो पंजे वो बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही थी, जहां से गाड़ी चलती ना। उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था। ये देख रहे हैं, ये है भैया बाघ, जो यहाँ पर देख रहा है पंजे रखकर। आगे देख रहे हैं यहाँ पर ड्राइवर है, घर घर की आवाज आ रही, बाकी पीछे सब डरे हुए हैं। पिक्चर देख लेंगे ना तो दिमाग में चीजें आपके बैठ जाएंगी। आगे लिखा है कि छोटे बाघ ने देखा कि आदमी के सामने एक दीवार सी थी, मतलब आगे रहती ना, लेकिन ये दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिख रही थी, मतलब शीशा लगा हुआ था। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं, उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपना दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोल करके बाहर जो है वो कूद गया। कहां से उठा? सामने की सीट पर से। अब बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देख छोटा बाघ कुछ घबराया और वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। अब नीचे पहुंचकर वो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर के बैठ गया, दुबक गया। लेकिन वहां से उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वो बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रख करके भीतर जो है वो चला गया। अब वो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा कि बस अब खाली हो चुकी थी, सब बच्चे उतर चुके थे ना पीछे वाले से। तो बस की सीढ़ी पर चढ़कर पंजे रखकर भीतर वो चला ही गया अंदर, और जो सामने जहां ड्राइवर वाली सीट होती है वो देखिए वहां पर जाके ये बैठ गया। अगली पिक्चर ये दिमाग में आपके होनी चाहिए, ऐसे वो जा करके बैठ गया। आगे देखते हैं। सामने से एक बस आ रही थी, उसने बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर आधा जो छोटा बाघ था वो सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, सामने वाली बस में तो सब बैठे हुए हैं। तो ये जो है वो हमारी कहानी थी। कहानी का नाम बस के नीचे बाघ। अब अगली पंक्ति कविता है सूरज जल्दी आना जी। क्या है? सूरज जल्दी आना जी। तो इसमें जल्दी सूरज निकलने को लेकर के आग्रह कर रहे हैं बच्चे, कि बच्चे कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो कोहरा फैला हुआ है, आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। तो किसी के, क्या कोई किसी के घर टिकता है? जम करके यहाँ बैठा है ना कुआसा, क्या कोई किसी के घर ऐसे टिकता है? सच सच बताना जरी, जल्दी बताना, सूरज जल्दी आना दी। उसके अलावा कल की बारिश में जो कपड़े भीग गए थे अब तक गीले हैं, और दीवार और दरवाजे सबके सब सीले हैं। बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि बहाना छोड़ दो, जल्दी जो है वो आ जाओ। बस इतना ही इसमें है। अगला चैप्टर है हमारा नटखट चूहा। नटखट चूहा जो है कहानी टाइप की है। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण दिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो नटखट चूहा झटपट से तैयार होकर शहर की ओर चल पड़ा। मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। ये चूहा जा रहा है घूमते हुए, और ये भैया कपड़े की दुकान दिखाई दी उसको। अब दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें खोलकर अंदर ही जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी चूहे पर नजर पड़ी। ये देखिए, इसने चूहे को देख लिया। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा जो है वो खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। अब चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़े नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा टाइम बर्बाद मत कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। इस पर नटखट चूहे ने गाना गाया कि रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब दुकानदार भैया डर गया। बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, अभी तुम्हें मैं रेशमी कपड़े का टुकड़ा लाता हूँ, टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़ों का जो टुकड़ा था वो दे दिया। अब कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। रेशमी कपड़ा था। फिर वो एक दर्जी की दुकान पर गया। चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम? दर्जी ने गुस्से में पूछा। चूहे ने कहा, दर्जी जी रेशमी कपड़ा दिया है और कहा है कृपया इस कपड़े के एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसने लगा, अरे चल यहाँ से भाग, मेरा समय टाइम मत बर्बाद कर। चूहे को गुस्सा आ गया, जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे या नहीं सिलोगे? नहीं सिलूंगा, क्या कर लोगे?
रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब फिर दर्जी डर गया। चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। नटखट चूहे ने उसे भी पहना और फिर अपना जो चेहरा है वो आईने में देखा। ये देखिए, इसको डरा रहा है दर्जी को। आगे ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। फिर वो कूदता फांदता दुकान पर गया और उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। फिर से वहां गया, उसको फिर से वहां से भगाया गया और फिर से जो है वो उसने वही लाइनें कहीं कि रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। ऊपर की दो लाइनें सेम है, बस तीसरे में बदल जाती हैं। जैसे ऊपर देखा था हमने कि वो दर्जी को कहता है मैं तेरे कपड़े कुतरूंगा, पहले वाले को भी कहता है तेरे कपड़े कुतरूंगा, जो दुकानदार कपड़ा बेचता है। यहाँ से कहता है सारे सितारे बिखेरूंगा। अब ये भी भैया डर जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं रंग बिरंगे सितारे लगा देता हूँ, तो जल्दी से लगा दो। चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो जाती है। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने फिर से खड़ा होता है। खुशी से उसका मन नाच उठता है। अब सोचने लगता है मैं किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास जाकर पहुंच जाता है। राजा के सामने खड़ा हुआ राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने कहा कि वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो मेरी गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब राजा हंसने लगा। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक ही राजा ही इस पर बैठ सकता है। अब चूहे ने कहा तुम मुझे अपनी गद्दी दोगे या नहीं? वही चीज उसने फिर से यहाँ पूछी। उसने मना किया। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं नहीं। फिर राजा ने आदेश दिया कि पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। ये देखिए, इसको सब चूहे को, ये टोपी लगाया हुआ है चूहा, इसको सब दौड़ रहे हैं गिरते पड़ते। अब चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया। सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरा कान कुतरूंगा। यहाँ पर कान कुतरने की बात हो रही है, क्योंकि वहां पर जिसकी दुकान थी उससे रिलेटेड था। यहाँ पर राजा है तो कान कुतरने। अब चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, राजा ने सोचा। तो वो भी डर गया। चूहे ने फिर कहा, रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज होते हो, अभी मैं गद्दी से उतरता हूँ, तुम लो बैठ लो। चूहा खुश हुआ, शान से सिंहासन पर बैठ गया। काफी देर तक आराम करता रहा। रात काफी बीत गई थी। गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को वो चल दिया। तो उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी जो है वो सुनना चाहते थे। ये भैया अपनी कहानी चूहा बैठ करके सुना रहा है। बहुत बढ़िया सुंदर कहानी थी। लास्ट चैप्टर है हमारा इस पूरी क्लास का, इक्की दुक्की करके। इक्की दुक्की की बात करते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरे का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली एक ही बाल था। केस मतलब बाल होता है ना, इसलिए सब उसका इक्की बुलाते थे। और दोनों केस वाली जो है वो बहुत बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है नहीं, और बाबा उनके सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। अम्मा ऐसा सोचती थी पर बाबा को फुर्सत नहीं होती थी। वो अपने काम में ही उलझे रहते थे, वो कुछ नहीं सोचते थे। दुक्की हमेशा अपने बहन पर रौब जमाती रहती थी कि एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दे। इक्की रुकी। उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहां तो कोई था नहीं। उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी थी। उसने पत्ते सरसरा रहे थे। ये देखिए है मेहंदी की झाड़ी। अब इक्की, इसके इक्की के एक बाल था, ये देख रहे ना, इक्की के एक बाल था। ये घमंडी नहीं थी। दुक्की जिसके ज्यादा बाल होंगे वो घमंडी होगा। तो ये भैया पास में पानी ही भरा धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू भर पानी लिया और झाड़ी में डाल दिया। मेहंदी की झाड़ बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी, कोई खाना खिला दो। एक गाय वहां पेड़ से बंधी हुई थी, मरियल सी गाय, ये देखिए। तो भैया इक्की क्या करती हैं, घास फूस इकट्ठा करके गाय को खिला देती हैं। गाय के गले में बंधी रस्सी को भी वो खोल देती हैं। फिर, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, तुम्हारा यह एहसान। फिर चलते चलते थक गई, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसने समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करा जाए, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की भैया दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान रह गई, चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। हैरान क्यों रह गई? क्योंकि वो तो जंगल में घूम रही थी, वो तो जान पहचान का वहां कोई था नहीं।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरीके से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वो खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रह गई। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के पास जैसे पंख लग गए थे, वो सरपट घर की तरफ दौड़ते हुए गई। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध भी दिया, झाड़ी ने उसे हाथों पर रचने के लिए मेहंदी भी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई और दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भाग गई। अब दोक्की इतनी तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनाई दी। वो तो एकदम धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गए। बूढ़ी अम्मा का हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के लिए जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के जो दो बाल थे ना, वो भी झड़ गए थे। अब दो रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग भी मारा जो उसको दूध पिलाया था, और मेहंदी की झाड़ में उसके कांटे भी लग गए जिसने उसे मेहंदी दी थी रचने के लिए इक्की को। मगर अब दुक्की सब सबक सीख चुकी थी। उसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा जो है उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो ये इसके बाल आ गए, जो इक्की थी और जो दुक्की थी उस पूरी ही झड़ गई थी। तो इस तरीके से हमारा क्लास 2 रिमझिम पूरा समाप्त हो गया है। और ये वीडियो हमारा जो है वो लगभग 26 मिनट का है, 25 मिनट 26 मिनट। फास्ट फॉरवर्ड में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो कम से कम समय में अपना पूरा रिवाइज जो है वो कर सकते हैं। और इससे पहले की क्लासेस जो है 4-5 1 2 3 ये सब नहीं देखी हो तो आप वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। यदि ना मिले कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया लाइक करके अवश्य जाइएगा। आपके लिए ढेर सारी मेहनत यहाँ पर की जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।